आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में एक शानदार प्रोग्राम तकरीब रस्म इजरा 7 रंग 7 सुर का इनेकाद किया गया। जी नाजरीन, 12 जुलाई 2023 चाहशुमे के दिन बेंगलोर शहर में वाक़े बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट बिस्मिल्लाह नगर में एक बेहतरीन प्रोग्राम बउन्वान 7 रंग 7 सुर का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत साबिक रियासती वजीर चेयरमैन बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट बेंगलोर अलहाज आर रोशन बेग साहब ने फरमाई। और इस प्रोग्राम की इजरा बदस्त साबिक सदर शोबा उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एम.एन. सईद साहब ने की। इस प्रोग्राम में काफ़ी अहम और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने शिरकत फरमाई, जैसे कि रीजनल डायरेक्टर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी काजी ज़ियाउल्लाह साहब, चेयरमैन अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी उमर इस्माइल खान साहब, सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद उबैदुल्लाह शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी मुबीन मुनव्वर साहब। इन सभी ने इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई। आखिर में ये बताते हुए चले कि दाई जनाब मोहम्मद रफ़ी हुमायूं साहब ने इस प्रोग्राम में शरीक हुए तमाम मेहमानाने खुसूसी और दीगर लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। अलमीन मूवमेंट एक टीम एफर्ट था, इसमें सब लोग मिल के बनाए। तकरीबन 57 ईयर्स हो गए मूवमेंट शुरू हो गए। उसमें हमारे मजहूर साहब, रोशन बेग साहब, जितने भी सोशल वर्कर हैं, मजहूर बेग साहब, जियाउल साहब, सैफुल्लाह साहब, सब मिल के टीम एफर्ट से बनता है। लेकिन हमेशा जो है कैप्टन को ही उसका मैं ये चाहता है, लेकिन हमेशा एक टीम एफर्ट से इदारा करता है। जैसा ये इदारा है, बी जो इदारा बना है, इतना बेहतरीन ऑडिटोरियम है और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोग नए एक्रेडिटेशन मिल रहे हैं। ये सब स्टाफ, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट सबकी मेहनत से बना है। तो ऐसे ही जो अलमीन मूवमेंट हुआ, ये सब लोग जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनसे हुआ है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आज जो हमें विरासत में मिला है अलमीन, एक फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग मजबूत फाउंडेशन को मिला है, उसको हम तरक्की करना है, डेवलप करना है। ये सब बुजुर्गों की मेहनत है। ये सब जो है हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री है, हमारे कौम के लिए हिस्ट्री है। हम लोग भूल जा रहे हैं कि हम कौन बुजुर्ग थे, कौन नाम थे, हमको याद नहीं रहता है। तो ये जैसा इसलिए अलमीन हॉस्पिटल में एक म्यूजियम बनाया है, अबा एक म्यूजियम बनाया है, और जितने भी अलमीन के रिलेटेड हिस्ट्री है उसमें, वो सब वहाँ पे महफूज है। तो इंशाल्लाह ये किताब भी उधर ही जाएगी, ये किताबें उधर ही म्यूजियम में रखेंगे। मतलब इस्लाम का बड़ी खुशनसीब है कि ऐसे नेक औलाद जो है हुमायूं साहब हैं, जो उनके हर नेक आमाल से उनको साफ होता है। अलमीन पटना में आज स्कूल है, उधर का विजिट था, तो हम हमारी टीम आई अलमीन से हम लोग उधर जा रहे हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उधर जा रहा हूँ, आप लोग सबसे दुआ की गुजारिश है। मुहतरम नाज़रीन, किताब का इजरा हो चुका है। इस वक्त हमारे दरमियान रियासत की मायनाज शख्सियत, अदबी शख्सियत प्रोफेसर के बाद इंशाअल्लाह हम महसूस करेंगे कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हमारे शऊर को बालीदगी हासिल हुई है। शेर है, किसी की शायरी बकवास लगती है फरिश्ता है, किसी की शायरी मिर्ज़ा गालिब का शेर है,
मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता भूल गया, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता भूल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गई। मेरा ख्याल है कि ये पुरसादत तकरीब चमन में दबिस्ता होने के बराबर था। इस शेर में लफ्ज़ मैं जो आया है वो उसकी निस्बत मेरी तरफ नहीं बल्कि ज़की हुमायूं की तरफ है कि उन्हीं ने महफिल सजाई है और उनके साथ हमारे बहुत ही अजीज दोस्त सैफुल्लाह साहब की मदद और उनके ताउन से जो खूबसूरत महफिल सजाई गई होंगे। हमारे शब व रोज़ आजकल जिन मसरूफियतों में गुजर रहे हैं उनमें अदब की कार फरमाई कम से कम तर होती जा रही है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और गूगल ट्विटर इन चीज़ों ने हमारी तवज्जो और हमारी मसरूफियत इस कदर घेर रखा है कि अदब ऐसा मालूम होता है कि जैसे इस मसरूफियत के मंदिर में जिस तरह दलितों को इजाज़त नहीं है मंदिर के अंदर जाने की, इसी तरह अदब को भी इजाज़त नहीं रही कि इस मसरूफियत के मंदिर में जा सके। लिखा था रामो जमाल की चिट्ठी, ये बहुत मकबूल हुआ था। ये हमारे अतिथि हल्कों में उसकी बहुत गूंज हुई, हम अक्सर उस पर तस्करा करते थे और गुफ्तगू करते थे। गुफ्तगू में मौज़ूए बहस बनता है तो उसका मतलब ये है कि इसने हमारे दिलों को छू लिया है और ज़िंदगी की कुछ ऐसी सदाकतें हमारे सामने में जो अवेन्यू रोड मैसूर बैंक से अवेन्यू रोड शुरू होता है तो वहाँ एक डाकखाना अभी मौजूद है, बहुत बड़ी पोस्ट ऑफिस है, तो उसको उन्होंने पस मंज़र बनाया। बल्कि इस दौरान वो कांग्रेस में शामिल हो चुका है और हिंदुस्तान की आज़ादी के हिदकों में शामिल रहा है और अपने आप को कांग्रेसी कहता है। तो ये मौके पर उसके नाम की एक रीजनल डायरेक्टर मौलाना आज़ाद नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपके पास बात करता है। और एक मोहल्ले में है, दोनों के जरिए जिंदगी की उन रंगों को जो दिखाया है तो एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है आपके यहाँ। ये हर अफसाना अपनी जगह एक मुनफरिद है। हमारी रियासत की एक अलमिया कहिएगा कि हम अपने फनकारों को उनकी कदर को नहीं जानते। मैं यहाँ पे 27 के तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि सही साहब का अफसानों का मजमूआ हुआ है, उसमें एक अफसाना है खुदा, खूबसूरत अंदाज से आपने बयान किया है। वो उनके अंदर जो दूर अंदेशी थी, उनका जो स्टाइल था लिखने का वही है जो आज भी वैलिड है। आप भी पढ़े तो जैसे सर ने बताया कि वबा का हवासा जो कलकत्ते के पस मंजर में तंगो तारीख गलियों में रिक्शा वालों की हालात के आधार पर लिखा हुआ अफसाना, इसको कहेंगे तो हमारी सोच है, उन्होंने जो सोचा था आज उसकी गूंज हम। एक मकान में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए लोग बाल्टियों में पानी भर भर के ले जा रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया भी अपनी चोंच में एक दो बूंद पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी ये मेहनत हराएगा जाएगी, बेकार होगी। तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, क्या शानदार जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे एक दो कतरे दो बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मैं ये मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि आइंदा चलकर इस मकान को आग लगने और बुझाने की जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि बुझाने वालों में। जनाबे साधारण सांसुर जनाब मजमूमी का लिखा हुआ अफसाना है मुलाजा की। सा रे गा मा का दा नी, उसके जिस्म के सारे तार तन गए और फिर झन से टूट गए। मैंने क्या किया,
ایک حسین خواب کو میں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور پھر اس نے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے یا خدا کی کیا ہو گیا اور اب میرے پنپاروں کا کیا ہوگا جو ساتھ بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہاں جو ہمارے نیا جنریشن بیٹھا ہے شاید ہی ان کو یہ معلوم ہو کہ افسانہ کیا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں دادا دادی نانا نانی ہوتے ہیں, وہ کئی قصے بیان کرتے ہیں, کہانیاں بیان کرتی ہیں, داستانیں سناتی ہیں اور کئی جو ہے واقعات وہ سچے ہوتے ہیں. افسانہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو واقعات گزرتے ہیں, جیسا کہ ابھی ایک افسانہ ہمارے سامنے سنایا گیا ہے مظہر امید صاحب کا ہے 7/700, اور ممنون سعید صاحب نے وبا کے تعلق سے انہی کا ایک افسانے کے تعلق سے کہا. یعنی ایک سچائی معاشرے میں جو حالات گزرتے ہیں اس کو کم الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ایک افسانہ. غم کو سہ سہ
गम को सह सह के मुस्कुराता पाबंदियां जो होती हैं, ठीक है, पाबंदी ही होती है, उस पर एक शेर समाप्त फरमाएं। कहता हूं कि जो शख्स जिंदगानी की पाबंदियों में था, आजाद नाम को था मगर कैदियों में था। अब कैदियों वाली तकरीर करने के लिए मुझे यहाँ कराया गया है जो पाबंदियां आयद की गई हैं। दयास पर तशरीफ फरमा खादिमुल हुज्जाज अपने नाम की तरह रोशन और कौम मिल्लत के रोशन चिराग जनाब रोशन बेग साहब, आज जो यहाँ पर किताब का इजरा हुआ है 7 रंग और 7 सुर, उसी की मुनासिबत से रोशन बेग के भी 7 हरूफ हैं। उसी तरह वो भी रोशन हमेशा है और हर जगह जिस जगह जाते हैं वो 7 रंगों में भी ढल जाते हैं और 7 सुरों में भी ढल जाते हैं। इसीलिए उनका नाम पूरा रोशन रहा है और अल्लाह करे कि वो अल्लाह उनको और रोशन और साफनाक बनाए। और रियाज पर तशरीफ फरमा रफीक साहब, आपका तो क्या कहने। हाल ही में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हुआ, वो बहुत बड़े अजीम शायर थे। उनके इंतकाल के चंद दिनों बाद उनके फर्जंद ने मुझे फोन किया और कहा कि अब्बा की चंद किताबें वगैरह हैं वो इसी लाइब्रेरी में पहुंचा दें। ये माहौल बता रहा हूँ आज के दौर का। एक जगह वो हो रहा है तो दूसरी जगह अपने मरहूम बाप के तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उसको इशाअत करके मंजर आम पर लाना काबिल सब तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है आप। ये दूसरे हजरात जो यहाँ पर तशरीफ हैं, मीनू सईद साहब, उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से कितने डॉक्टर बन गए, पीएचडी हासिल कर ली, उनको भी उसका गिनती नहीं होगी, उनका उसका हिसाब नहीं होगा। इनका भी एक उर्दू दुनिया पर बहुत ही बड़ा एहसान है। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब तो उर्दू के खादिम हैं। उर्दू के जो मुशायरे, जो महफिलें जो कट गई थी, जो दफ्न हो चुकी थी, उन्हें जिंदा करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और डयास पर तशरीफ फरमा दूसरे अहबाब हमारे फयाज कुरैशी साहब और हाजरीन में सब खदावर शख्सियतें हैं। यहाँ से वहाँ तक मैं पहले ही मुझे पाबंदियाँ हैं, मैं इसलिए किसी के नाम नहीं ले सकता, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। 1960 के अवाखिर में और 1970 की दहाइयों में जो उर्दू की आबियारी हुई, जो उर्दू की महफिलें सजती थी, उसका 1% भी आज नहीं हो रहा है। उस 1968 से लेकर 75, 70, 80 और 90 जब चला, उसकी आबियारी जो की है, इस पर कोई शक नहीं कि मजहर उम्मीद साहब बहुत ही अच्छे अफसाना निगार रहे हैं। अफसाना निगार से ज्यादा उर्दू की आबियारी में उनका हिस्सा रहा। मजलिस अदब में जहां मंजूर अहमद साहब, जिया मीर साहब, उनके साथ खाना बखाना हमारे मजहर उम्मीद साहब भी हुआ करते थे। हर महीना महफिलें हुआ करती थी। उस वक्त के अकाबिर अफसाना निगार हजरात, जिनके मैं नाम गिनते चले जाऊंगा तो वक्त ज्यादा ही हो जाएगा। उस वक्त जो है जिया कर्नाटकी साहब हो, फरहत कमाल हो, उबैद सैफी हो, अनीफ अहमद बर्क हो, या हमीद हो, सलीम हैदर हो, यूसुफ फारिसी साहब हो, अब्दुल कादर अजीब साहब हो, शकील रजा साहब हो, या
मुद्दण्ण मंजर हो, शकील जावेद हो, आज़ाद साहिली साहब हो, बिस्मिल हैदराबादी साहब हो, असद एजाज साहब हो, इन तमाम लोगों की एक महफिल थी जो हर महीना बिला नाहक जमा हुआ करते थे और वहाँ पर अफसाने भी पढ़े जाते थे, मुशायरे भी हुआ करते थे। वो एक अजीब वक्त था। उस वक्त हम मुख्तरी थे, उन लोगों के दरमियान में हम जाकर पहुँचकर बैठना ही बहुत बड़ी सादत समझते थे। उस दौर में मजहर उम्मीद साहब हर महफिल में उनका अफसाना सरे फहरिस्त चुना जाता था और वो उतने अच्छे अफसाना निगार थे। और साथ ही साथ उनकी जो उर्दू खिदमात हैं, इस अंजुमन मजलिस से अदब जदीदियत की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था और वहाँ के चंद हजरात जो हैं वो रिवायती शायरी या रिवायती अफसाना निगारी पर ही थे, मगर जो नयापन मजहर उम्मीद साहब ने दिया वो आज उसके असरात आप तमाम देख रहे हैं। उस वक्त की वो जदीदियत आज आपको एहसास हो रहा है कि सच्चाई कितनी कड़वी होती है और उस सच्चाई को किस तरीके से बयान किया जा सकता है, वो चीज़ें उस वक्त उन्होंने मंजर आम पर लाई। बहरगैर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके फर्जंद अर्जुमन को, उनकी फर्जंद बहू को, उनकी पोतियों को, जिन्होंने इस किताब को बनाने में, उसके तमाम चीज़ों में उन्होंने साथ दिया और दुबई की महफिल उर्दू जो भी है उन्होंने इनका साथ दिया। तमाम काबिल सद एहतराम और मुबारकबाद हैं। कहता हूँ कि रब काबा मोहम्मद के नाम, तेरी अजमत है जितनी तमाम, जिनके खातिर ये दुनिया बनी और उनके हैं जितने गुलाम, मेरे आका पे उतने दरूद, मेरे आका पे उतने सलाम, मेरे आका पे उतने दरूद, मेरे आका पे उतने सलाम। जितने अर्ज़ियाँ समंदर के और जितने पानी के खतरात हैं, मेरे आका पे सलाम, मेरे आका पे उतने दरूद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आना हवामे ये सुबह बरहम को लहराते हुए आना, बहारे जाविदा भर दे जो गुलशन की फिजाओं में, बहारे जाविदा भर दे जो गुलशन की फिजाओं में, निशात अंगेज ऐसा गीत तुम गाते हुए आना। फिजाएं झूम झूम उठें पिपिए पी कहाँ गाएं, फिजाएं झूम झूम उठें पिपिए पी कहाँ गाएं, गुलिस्तानों में ऐसा कैफ बरसाते हुए आना। हया से हुस्न की तबानियाँ तो और बढ़ती हैं, हया से हुस्न की तबानियाँ तो और बढ़ती हैं, मेरे जब सामने आना तो शर्माते हुए आना। यहाँ से जा रहे हो तो चले जाना मगर उम्मीद, यहाँ से जा रहे हो तो चले जाना मगर उम्मीद, खुदा के वास्ते एक बार फिर जाते हुए आना। जज़ाकल्लाह। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। आवाम को अपनी गुफ्तगू से मज़ीद ज़हीन बना देने का शऊर रखने वाली शख्सियत सदर मोहतरम जनाब अलहाज आर रोशन बेग साहब को दावत देता हूँ कि वो सदारती कलिमात से अस्सलाम वालेकुम।
हमारे अजीज दोस्त जनाब प्रोफेसर मीनुल सईद साहब, अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर, और हमारे अजीज दोस्त जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, मशहूर शायर जनाब मुबिन मुनव्वर साहब, जनाब हुमायूं साहब, एक और मेरे अजीज दोस्त जनाब फयाज कुरैशी साहब, साबिक DDPI जनाब वाजिद साहब, गैस पे बैठे हुए तमाम मेहमान ने खुसूसी हाज़रीन नाज़रीन खावत महज़रात, काफ़ी वक्त कि ये प्रोग्राम हम कर सकें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब काबिल सदाई जनाब हुमायूं साहब और यहाँ जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आजकल उर्दू किताबें, उर्दू पहले जो बुक शॉप्स होते थे वो आहिस्ता आहिस्ता गायब थे। बड़ा अफसोस होता है कि दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में जब एक उर्दू बाज़ार हुआ करता था, अब वहाँ बहुत से किताबें, उर्दू किताबें की दुकानें होती थी, आज वहाँ कबाब की दुकानें बड़े अफसोस के साथ है। और यहाँ भी बेंगलोर शहर में भी पिछले दिनों में देखा कि यहाँ के एक बहुत बड़ा शिवाजी नगर में ही महबूब बुक स्टूडियो बुक शॉप है, आजकल वहाँ किताबें गायब हैं, सिर्फ खबरें हैं और जोसेफ और जन्नत की बातों की किताबें हैं, मगर अदब की किताबें गायब हैं। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हवाब से गुजारिश करूँगा कि आप इसमें लीड करें। एक मस्जिद वन मूवमेंट जो शुरू हुआ है, उनसे रास्ता करके आपको एक ऐसा माहौल बनाएं कि हर मस्जिद में एक लाइब्रेरी हो, या शुरुआत से हर बड़ी मस्जिद में एक लाइब्रेरी हो। आप देखिए कि आप अमेरिका में किसी शहर में चले जाइए, वहाँ मस्जिद जो है कम्युनिटी सेंटर होगा। आप चाहे शिकागो में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, सैन फ्रांसिस्को में जाइए, किसी भी शहर में जाइए या लंदन के किसी बड़ी मस्जिद में जाइए, वहाँ एक लाइब्रेरी भी होती है, कैंटीन भी होती है, एक लाइब्रेरी भी होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक ऐसी तहरीक चलाएं, हम सब आपके साथ हैं। तो एक ऐसा एक कुतुब खाना हो जहाँ किताबें हों, सिर्फ उर्दू के, अंग्रेजी के, कन्नड़ के सब किताबें हों, ताकि बच्चे जाकर पढ़े। और तहरीक इससे भी शुरू कर सकते हैं कि बेंगलोर में इतने मुस्लिम आबाद के इलाके हैं, जैसे फ्रेजर टाउन है, टैली रोड है, केजी हल्ली है, यासीन नगर है, लाइन हल्ली है, गोरी पालिया है, कलाश पालिया है, देवी नगर है। ऐसे एरिया में एटलीस्ट 15-20 जगह आप कहीं किराए पे जगह लेकर वहाँ लोकल लोग मिल जाएंगे, वहाँ भी आप एक लाइब्रेरी शुरू, लोग जाके वहाँ बच्चे हमारे जाके लाइब्रेरी में बैठे हैं, थोड़ा सा वक्त ये मोबाइल पर गुजारने की बजाय थोड़ा सा पढ़ने का शौक और ज़ौक़ पैदा हो। ये तहरीक मैं उम्मीद करता हूँ कि अंजुमन तरक्की उर्दू इसमें आगे बढ़कर ये काम शुरू करेंगे। इस चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करके अपनी जगह करता हूँ। मुझे यहाँ पर बताते हुए बहुत फख्र हो रहा है कि 72 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 72 वो मैसूर ओपन यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की है। और उनका कहना ये था कि तालीम को हासिल करने के लिए उम्र सिर्फ अदद है। तो उसको मैंने साबित किया, क्योंकि ये तालीमी इदारा है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, बहुत सारे तलबात हैं, आप कभी इल्म हासिल करने के लिए पीछे ना हैं और उम्र का एक बहाना लगा है। बस यही बात मुझे याद आ गई तो मुझे आपके सामने रख डाला। मजहर उम्मीद साहब जो है एक
افسانہ نگار تھے، ادیب تھے، شاعر تھے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے فرزند رفیق ہمایون صاحب نے جو ہے ان کے تقریباً 13 افسانے چھپ چکے تھے. مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے 20 افسانے اور کچھ ان کے مضامین غزلیں جو ہے انہوں نے شائع کیا ہے. وہ شارجہ میں رہتے ہوئے اپنے والد کا جو خدمات ہیں، ادبی خدمات ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی اس کی دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی مظہر امید صاحب کے جو ہے ان کے فرزند نے جو کام کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. آج کی دنیا میں کون کسے یاد کرتا ہے، کیا یاد رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں اردو صحافت اور اردو ادب کی دنیا میں جو ہے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. اور BET نے آج اس کا افتتاح یہاں پہ یہ کیا ہے. میں نے BET سے یہ گزارش کی ہے کہ یہاں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے کم از کم مہینے میں ایک بار ایک افسانہ پڑھیں اور اس کے اوپر تبصرہ کریں، تاکہ آنے والی نئی نسل میں جو ہے اس کے تعلق سے شوق پیدا ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے فرقہ وارانہ اور کمیونلزم کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی، اس بیماری کو آج بھی جو ہے ختم کری. دیکھیے ان کا ایک افسانہ جو میمنون سعید صاحب نے کہا کہ وبا کے تعلق سے، تو یہ وبا یہاں چلی کچھ دن پہلے جو ہے، کچھ سال 2 سال پہلے کرونا کی، وہ ختم ہوگی. لیکن ایک وبا جو چل رہی ہے اس وقت سارے ملک میں، جو فرقہ پرست کی وبا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ہماری دعا ہے کہ وہ وبا جو ہے بہت جلد ختم ہو، فرقہ پرستی ختم ہو جائے، اور یہاں رہنے والے بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب جو ہے ایک بھائی ہو کر اس گنگا جنی تہذیب کو ہمیشہ قائم رکھیں. مظہر امید ہماری کرناٹک ریاست کے ہی نہیں بلکہ اردو ادب کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں وہ عام ڈگر سے ہٹ کر اور ایسے افسانے ہیں جس میں ان کی وابستگی چونکہ کمیونسٹ تحریک سے تھی، تو اس میں کچلے ہوئے طبقے کا اور مزدوروں کا اور ہر اس کا درد ان کے افسانوں میں جھلکتا ہے، جو جن کو معاشرہ جو ہے بہت حقیر نظروں سے دیکھتا تھا. انہوں نے ان کے جذبات کی ترجمانی میں بہت کمال دکھایا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس موقع پر ان کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ افسانوں کا یہ مجموعہ 7 رنگ 7 سر کے نام سے دوبارہ ان کے فرزند ارجمن رفیع ہمایون کی کوششوں سے آج منظر عام پر پھر آیا ہے. مجھے امید ہے کہ اس مجموعے کی اشاعت کے بعد مظہر امید کی صحیح قدر و قیمت کا ایک ماحول پیدا ہوگا، اور ان کی افسانہ نگاری کے تعلق سے ان کے صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہم لگانے کے لیے ہمارے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہوا ہے. اس دور کے حالات کو انہوں نے بخوبی طور پر بیان کیا ہے اپنے افسانوں میں. تو آج کے حالات اور اس وقت کے حالات اور ان کے پیغام کی معنویت آج کے دور میں کتنی ہو سکتی ہے آپ کی؟ نہیں، بے شک. دیکھیے وہ بہت اچھے فنکار تھے، اور ایک اچھے افسانہ نگار کی یہ خوبی ہے کہ اس کا افسانہ اپنے کیا ہے زماں و مقام میں قید نہیں رہتا، بلکہ ان حدود کو توڑ کر وہ ایک عالمی حیثیت حاصل کر لیتا ہے. مظہر امید کے افسانوں میں یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہانیاں جو ہے 50 اور 60 اور 70 کی دہائیوں میں لکھے، لیکن ان میں بعض ایسی معنویت ہے کہ وہ آج کے حالات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، اور ان کی ایک سطح ایسی ہے کہ جسے آج ہم دریافت کرنے کے قابل ہو سکے ہیں. تو یہ ان کے افسانوں کی جو یہ آفاقیت ہے، یہ ان کے فن کو اور ان کے نام کو ہمیشہ باقی رکھے گی. تو آخر میں کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے؟ بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آج کی سوشل میڈیا کی مصروفیتیں بڑھ گئی ہیں، اس سے وقت نکال کر ہم اپنے ادب کی طرف توجہ کریں، کیونکہ یہ ادب خصوصاً تخلیقی ادب جو ہے وہ ہماری ذہن سازی کرتا ہے، ہماری شخصیت کو بناتا ہے، ہمیں اپنے مثبت اقدار کا شعور پیدا کرتا ہے. میں نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے
ایسے بڑے افسانہ نگار جیسے مظہر امید ہیں اور ان کے جو ہم عصر افسانہ نگار ہیں، اور ہمارا جو کلاسیکی ادب ہے اس کی طرف توجہ کرے، تاکہ خود ان کی شخصیت کے نکھار میں اس سے بڑی مدد ملے گی اور معاشرے کو ایک اچھے صالح نوجوان میسر آ سکیں گے۔ ایکچولی میں یو اے میں پڑھی born and brought up ہوں and it's a really shameful thing that I don't know Urdu as much, but one message that I would like to give to the youth is to learn Urdu, because I know how important it is. I can understand, but I cannot speak as fluently as everybody else here could. So a message would be for me and for the rest of the youth is to learn Urdu and understand the beauty in behind its simplicity. So yeah. کون تھے مظہر امید صاحب؟ کیا میرے دادا تھے، اور so my dad speaks Urdu and he loves the language, and through him I've grown up watching him speak and enjoy Urdu. So yeah. تو شارجہ میں آپ رہتی ہیں، تو وہاں پر کیوں اردو کا ماحول نہیں ہے کہ اردو آپ پڑھ لیں؟ جی So I mean through my father, through my father and the events that we attend like this one, and دوسرے مشاعرہ کے بزم اردو جو دبئی میں ہے، اور اس کے مشاعرہ اٹینڈس کر کے you learn, you meet people who also love the language. So yeah. آپ اپنے دادا کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میں 9 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا, but one thing I know about Dada is he was a very simple man, he was a very humble man, and what he wrote was not to become popular, not to become famous, but he just expressed his feelings and his art, and through that we remember him, and not because he wanted to become someone famous, but it was because he was a simple man like that. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ہاتھوں سے لیا. جب میں نے ارادہ کیا کہ اس کتاب کو جو ہے ایک جامع عملہ پہنائیں اور عوام تک اس کو پیش کروں, تو مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے یہ کہ یہ تقریباً 5 دہائیوں کا ادب تھا جس کو پڑھنا سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی. تو یہاں پر جو ہے میں نے بزم اردو دبئی جو ہے ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے, تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہی کی کوششوں سے یہ کتاب جو ہے آج اس کا اجرا ہوا ہے اور عوام کے سامنے آئی ہے. یہ لکھاوٹ جو تھی, جو مخطوطات تھے, جو ہاتھ کی جو مینسکرپٹس تھے, وہ ایسے ہی ورجنل انٹیکٹ تھے, لیکن اس کو پڑھنا میری, جیسے میں نے کہا کہ میری بس کی بات بالکل نہیں تھی. وہاں پر ایک بہت ہی مشہور افسانہ نگار ہیں شاہد ابوالفضل صاحب, انہوں نے اس کو پڑھا, اس کو کمپائل کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کتاب کی شکل میں آئی. کہاں پر یہ کتاب تیار ہے؟ یہ کتاب جو ہے پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ جو ہے دبئی میں مائی بک کے زیر اہتمام میں ہوئی ہے. اور یہ کتاب جو ہے پہلا اجرا جو تھا اس کا 1985 میں ابا نے اس کو جو ہے ریلیز کیا تھا, لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ ان کی کوئی خواہش تھی نہیں کہ اس کو جو ہے عوام کے سامنے لانا, پر دوستوں کا اصرار رہا, تو انہوں نے جلد بازی میں جو کچھ ان کے ہاتھ میں ملا انہوں نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں جو ہے اجرا کیا تھا اس کا. لیکن ان کے انتقال کے بعد جو ہے جو بھی بقیہ مواد تھا تو اس کو میں نے جو ہے اکٹھا کر کے پھر میں نے اس کو ایک نئی شکل دی, ایک نیا روپ دیا. تو یہ جو ہے کتاب اب مکمل 286 صفحوں کی ہے, اور اس کی پرنٹنگ اور پبلشنگ جو ہے دبئی میں دہلی میں ہوئی, اور اس کا ایک اجرا جو ہے شارجہ میں ہوا پچھلے سال شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں نومبر 2022 میں. اور چونکہ یہاں پر جو ہے اس شہر میں ابا کو جاننے والے ہیں, تو پھر میں سوچا کہ اس کا اجرا یہاں پر بھی جو کیا جائے. تو مظہر امید صاحب کا تعلق بنگلور سے تھا, تو کیسے آپ شارجہ گئے اور کیسے؟ جی ہاں, تعلق تو ہمارا بنگلور ہی ہے, یہیں پر پیدائش ہوئی میری بھی, اور ابا بھی یہیں پر اپنا وقت گزارا. بس مالی اجداد, مالی
حالات کی وجہ سے وجوہات کی وجہ سے مجھے جو ہے شہر بنگلور چھوڑنا پڑا. 1992 میں جو ہے میں بنگلور کو چھوڑا اور وہیں پر جو ہے میں شارجہ میں جا کے مقیم ہو گیا. تو لیکن بنگلور سے جو میرا روحانی تعلق ہے وہ ابھی برقرار ہے. تو یہاں پر جو ہے چونکہ بہت سارے رشتہ دار ہیں, آنا جانا رہتا ہے, تو کافی لوگوں سے جو ہے وہی محبت ہے, تو اس کو برقرار رکھتا ہوں میں. تو کیا کہتے تھے آپ کے والد صاحب, کیا فرماتے تھے, ہم کیا ابا کی 2 باتیں مجھے یہاں پر یاد آتی ہیں کہ ابا نے مجھے 2 کتابیں پڑھنے کا جو ہے زور دیا. ایک کتاب تھی مولانا علی میاں ندوی صاحب کی زاد راہ. یہ کتاب پہ انہوں نے بہت زور دیا, کہا کہ زندگی میں اس کو ایک بار پڑھنا. پھر اور ایک کتاب تھی جو مولانا مودودی صاحب کی, جو تفہیم القرآن, یہ تھی 7 جلدوں سے. ابا نے کہا اس کو ترجمے سے پڑھو. یہ دونوں چیزیں میں نے جو ہے کیا ہے, میں نے جو ہے کتاب پڑھی ہے, دونوں کتابیں پڑھی ہے. تو مجھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب, یہ دو کتابیں ہیں کہ اس کے اندر ہماری زندگی کا کمپلیٹ ایک سمری آ جاتی ہے. تو اگر ہر کوئی شخص اس کو اگر پڑھے گا تو اس کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کے لیے راہ مل جائے گی. تو آئندہ کا کیا منصوبہ رہے گا؟ اب یہاں پر آپ نے کتاب بھی شائع کی ہے. بس آئندہ یہی ہے کہ جیسا ابھی ہم نے سنا کہ ادبی حلقے تقریباً ختم ہوتے آ گئے ہیں, جہاں پر جو ہے نثری محفلیں ہوں, اس کا ذکر ہو, تو یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے, ادبی مجلسیں ہوں اور نثر کی طرف زیادہ توجہ دیں. تو یہی آپ کی کوشش رہے گی اور اس سلسلے میں آپ بھی پہل کریں؟ جی انشاءاللہ میرے ہاتھ سے اور جو اللہ تعالیٰ خدمت لے گا میں حاضر ہوں, اور میں ضرور اس بات کو میں مکمل طور سے آگے بڑھاؤں گا.